का नाम क्या है? लास्ट क्लास का रिकैप देखिए। लास्ट क्लास का रिकैप हम लोगों ने W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर पढ़ा। हमने इसमें एफ एस कॉस थीटा के फॉर्मूले से क्वेश्चंस किए। एक दिस वन टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? वर्क डन। खड़ा हुआ ने एफ डॉट डी एस लगाया था। हमने कहा था ये वेरिएबल फोर्स हो सकती है ना? लेकिन इस वेरिएबल में भी तीन तरीके के सवाल बताए। क्या? एक तो जिसमें वेरिएबल में एफ टी की टर्म में हो सकता है, एफ एक्स की टर्म में हो सकता है, और एक एफ जो है वो लास्ट टाइप थी परफेक्ट डिफरेंशियल वाली, याद आ गई? जिसमें हम किसको बाईपास कर रहे थे? इंटीग्रेशन को। तो मैंने ये तीन चीजें आपको कराई थी, है ना? यहाँ पे इन दोनों को डील करने का तरीका हमारे को पता था। ये इंपॉर्टेंट था जिसमें एफ वी डी टी लग गया था, वर्कडन का फॉर्मूला। आई थिंक क्लियर है यहां तक? एफ वी फोर्स वर्कडन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। लिखना बंद, पहले कॉन्सेप्ट सुनिए। क्या हमने स्प्रिंग पहले छोड़ दिया था ना? ये बेटा ये इसकी ना नेचुरल लेंथ है, इसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं। कोई भी स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच या कंप्रेस होगा, वो कहां से होगा? जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे कहां से मेजर किए जाते हैं? आपने पूछा कितना खींचा, कहां से मापोगे? यहां से। कितना दबा, कहां से मापोगे? यहां से। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं तीन डायग्राम आपके सामने बनाऊं, क्या इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे? मैं यहां ले गया इसको, ये कहां था? यहां। क्या मैं मान लूं ये कितना स्ट्रेच हो गया? एक्स। उसके बाद ये किसका बनाया मैंने? स्ट्रेच्ड का। क्या ये कंप्रेस भी हो सकता है? कंप्रेस, ये मैंने कंप्रेस कर दिया, ये यहां आ चुका है, ये यहां था, यानी कि दिस इज अ नेचुरल लेंथ एंड दैट इज द कंप्रेस्ड लेंथ। कितनी हो गई ये? एक्स। कुछ लोग इसको नेचुरल लेंथ को मीन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। आप बताइए, अगर आप किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे, वापस आएगा वो? यस। किधर आएगा? मीन पोजीशन की तरफ। मतलब हर कोई अपनी मीन पोजीशन को दोबारा रीगेन करना चाह रहा है, तो उसके लिए फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? यस। तो यहाँ पे ना एक रूल आता है जिसका नाम होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है जो एफ होती है फोर्स, ये कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है। कैसी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। मीनिंग समझे? क्या ये वापस उसी पोजीशन को रीगेन करवा रही है? ये देखो, ये यहां आएगा, हम इसको छोड़ेंगे, ये वापस यहां जाएगा मीन पोजीशन पे। तो इसकी तरफ एक फोर्स लगेगी तभी तो जाएगा ना। जब ये दबा तो ये वापस आएगा तभी, जब फोर्स इधर लगेगी। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसको सिंपल तरीके से समझे, आप एक रबड़ ले लो और रबड़ को ऐसे खींचो, जितना ज्यादा खींचोगे उतना जोर से आके लगेगा ना इधर। वही चीज है। इसका मतलब ये एक्स कौन है? डिस्प्लेसमेंट। कहां से? मेन पोजीशन से। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डन। क्या ये रिस्टोरिंग है, वापस ला रही है? ये किसकी तरफ लग रही है? मीन की तरफ। देखो इधर, ये स्ट्रेच हो गया, कहां लगी? उधर, मीन की तरफ। दब गया, वापस लगी किसकी तरफ? मीन की तरफ। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट लग रही है? डिस्प्लेसमेंट हुई उधर, वापस इधर लग गई। डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, वापस उधर लग गई। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, नाम होता है माइनस के। एफ इक्वल्स टू माइनस के एंड एक्स। क्या माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, अपोजिट। तो ये माइनस क्या दिखा रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। अभी लिखो मत बेटा प्लीज, टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, एमपी, है ना? तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्या मुझे इसी फोर्स का वर्क डन देखना है? देखो, अभी तक आप लोगों ने एन का वर्क डन निकाला, mg का निकाला, फ्रिक्शन का निकाला, इनका ही निकाला है बस, या फिर किसी अप्लाइड फोर्स का निकाला। इन चार के वर्क डन निकाल के आए हो तुम लोग। अभी क्या आ रहा है? एक स्प्रिंग फोर्स, इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और ये एफ क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। अब मुझे इसका वर्क डन देखना है। व्हाट शुड आई डू? बताओ।
डिस्प्लेसमेंट क्या कर, इसका वर्क डन अगर निकालना हो तो क्या करें, कौन सा फोर्स लगाएं? आप बताइए, क्या इसमें एक्स आ रहा है? एक्स मैं सिखा चुका हूं तुम्हारे को, ये रही। क्या एफ एक्स की टर्म में आ जाए तो वेरिएबल फोर्स, और जब जब वेरिएबल फोर्स आएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? यस। कोई प्रॉब्लम? अब सोचो, जैसे मान लीजिए मैंने नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को यहां से खींच के मैं यहां ले गया। अब मेरे को थोड़ा सा और खींचना है, पर दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट में फोर्स लग रही है, वो उसको ले जाने ही नहीं दे रही। आपको कई बार ऐसा होता है ना कि अगर इसको और ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। वो एक अलग चैप्टर बनेगा, इलास्टिसिटी, वहां भी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमने देखा कि इतना खींचा, अब मेरे को थोड़ा सा और खींचना है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन के बारे में एक कहानी आज सुन लो। ये वर्ड पेज के ऊपर लिखना है इसको। देखो, वर्क डन जो है हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। वर्क डन फोर्स के अगेंस्ट का मतलब, मैंने इसको खींचा, क्या उधर कोई फोर्स लग रही थी? इधर लग रही थी, तभी तो काम करना पड़ रहा है, तभी तो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है। अगर मेरे को इधर कोई फोर्स नहीं होती मेरे पास तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ता, आराम से खींच लेता मैं। तो वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट, ऑलवेज अगेंस्ट ए फोर्स, अगेंस्ट ए फोर्स, और या आप बोल सकते हो किसी फोर्स के लिए निकालते हैं, ये तो पता ही है। एक दूसरा, वर्क डन हमेशा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। वर्क डन हमेशा, वर्क डन ऑलवेज, पेज के ऊपर लिख लो इन पॉइंट्स को, ऑलवेज स्टोर, गेट स्टोर्ड, गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है? मीनिंग सुनिए भाई, आपने जब उस रबर को खींचा, वो तुम्हारे हाथ पे आके क्यों लगा? तो तुम ऐसे समझो, जब वो ऐसे खींचा गया ना, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, और उस एनर्जी की वजह से वो वापस आ रहा है। समझ गए? अब हम ये देखेंगे उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अभी यहां आइए, अगर मेरे को वर्क डन निकालना हो, वर्क डन, अच्छा क्या तुम्हारा स्प्रिंग इनिशियली, लिख लिया ये, क्या तुम्हारा स्प्रिंग इनिशियली मीन पोजीशन पे हो ऐसा जरूरी है? क्या तुम्हारा स्प्रिंग खिंचा खिंचाया हो सकता है और दबा दबाया हो सकता है, मतलब वो स्ट्रेच्ड भी हो सकता है और कंप्रेस्ड भी हो सकता है। मतलब वो ऑलरेडी यहां पड़ा है और तुम कह रहे हो नहीं मुझे यहां नहीं, मुझे और ले जाना इधर। इसका मतलब तुम्हारी इनिशियल पोजीशन कौन बन गई? ये बन गई। फाइनल कोई और बनेगी। मैंने आपको स्टेटमेंट दी है, ऑल द डिस्टेंसेस इन द स्प्रिंग आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। एक, स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो सकता है, हमेशा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है। खिंचा खिंचाया हो सकता है पहले ही, और दबा दबाया भी हो सकता है, तुम उसको और दबा रहे हो और खींच रहे हो, ऐसा होगा। अब मुझे वर्क डन निकालना है, क्या मैं वर्क डन ऐसे निकालूं, एफ डी एक्स? मुझे सिंपल एक चीज बताइए, क्या ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रही है? अरे हाँ या ना? ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। ये क्या होती है? वाई। परपेंडिकुलर कौन होती है? जेड। तो अभी ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या मैं एफ के साथ डीएक्स लगा दूं? ये सिखा चुका हूं ये चीजें। एक्स वाली फोर्स के साथ dx, वाई वाली के साथ dy, फिर dz। अब आप बोले सर आपने ऐसा लिखा, इसमें लिमिट किसकी लगाओगे? x की। क्या मैं मान लूं किसी इनिशियल पोजीशन पे है वो, और कहां जाना है उसको? x फाइनल। डू यू नो f? ये रहा, भर दो, इंटीग्रेट करके आंसर बताना कितना आएगा। करो जल्दी, उतार लो इसको फटाफट। पे हम लोगों को f की वैल्यू पता है, ये f कितना है? माइनस के एक्स। क्या माइनस के बाहर आएगा? बोलो x का इंटीग्रेशन, x डी एक्स, एक्स इनिशियल से x फाइनल। x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये एक्स स्क्वायर बाय टू बन गया, बाहर माइनस के चल रहा है, ये x इनिशियल x फाइनल, यहाँ w स्प्रिंग चल रहा है, वर्क डन इन द स्प्रिंग बाय द स्प्रिंग, है ना? तो ये कितना आया? माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स आई से x फाइनल, मारो, माइनस हाफ बाहर ले लू, के ऐसे का ऐसे ही है, बोलो एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। क्या ये डब्ल्यू स्प्रिंग आ गया कि नहीं आ गया? और यहां पे नोट बना के लिखना, ऑल द डिस्टेंसेस इन द स्प्रिंग
are measured from, array all the distances in the spring are measured from, yes, natural length, all the distances देगा वो, all the distances are measured from natural length, from natural length, ये चीज ध्यान रखिए। किसको आगे बुला लूं, क्या कह रहा है ये? बोल रहा है हो जाए, कब होगा ऐसा? मीन पोजीशन पे नॉर्मली पढ़ा है, लिखो, इसमें लिखो इफ स्प्रिंग is at natural length, बोलो, तो क्या यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू 0 हो जाएगी? यस, अगर एक्स आई 0 हो जाएगा, एक्स फाइनल बचेगा सिर्फ, तो बेटा यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू स्प्रिंग, ये क्या बनेगा? डब्ल्यू स्प्रिंग क्या बनेगा? माइनस हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर, दिस वन। अरे इस फोन को यहाँ रख, दे फोन इधर, अरे इधर फोन देना, दे फोन इधर। माइनस के एक्स एफ का स्क्वायर, खींच के थप्पड़ मारना है दबा के। माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, लिखिए, यहां दोबारा नोट बनाइए, एक्स आई हमेशा 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक्स आई ऑलवेज 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक्स आई ऑलवेज 0 हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डन, एक्स आई ऑलवेज 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक स्प्रिंग है और वो यहां है, और इसका मतलब वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड या स्ट्रेच में ले रहा हूं, है ना? ये एम मास का बॉक्स है और हमने इसको ये कहा कि ये 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, दैट्स अ पोजीशन ऑन एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है, और ये वाली जो एक्स की वैल्यू है ये 3 है, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 3। मैं कह रहा हूं ये वाली नेचुरल लेंथ है, डब्ल्यू बताओ कितना है? के ले लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अभी के की टर्म में आंसर बताओ जल्दी कितना है? या फिर मुझे एक सिंपल ये बताओ, एक्स कितना लोगे तुम? क्या नेचुरल लेंथ यहां है, ये रहा, एक्स आई कितना है, मतलब एक्स आई कौन है? आप इसको इनिशियली मान लो, ये कंप्रेस्ड है बेटा ये, तो इसमें एक्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? मैं इस वाले पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूं अभी, अब इसका लो, कहां से मापी जाती है? मीन पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ 3 पे है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2, 2 बेटा, ये 3 है ना टोटल यहां से, और ये कितना है? 1, तो ये कितना बचा? 2, तो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ है, तुम्हारा एक्स कितना होगा यहाँ पे? 2 होगा। तो सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मापे जाते हैं? यस, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ, 3 का 1 का स्क्वायर फाइनल, इनिशियली वो यहां था, फाइनली वो वहां चला गया। नेक्स्ट लिखिए, कहां 2 के बाद, कहां बोला इसमें? एक्स इनिशियल ऑलवेज 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, टाइम खराब मत करो, देखो इधर, इन एग्जाम्पल से सारे नोट समझ में आ जाएंगे जो नोट लिखवाए गए। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ है, ये दैट्स द नेचुरल लेंथ, लेकिन मैंने कहा कि ये यहाँ नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ है, दैट इज द इनिशियल पोजिशन एक्स आई, मतलब स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ है, उसके बाद ये हम इसको यहाँ ले गए,
दैट इज एक्स फाइनल, एक्स फाइनल पोजीशन। इसने कहा कि ये दूरी जो है वो x1 है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x2। वर्क डन बताइए कितना है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। इसका एग्जांपल है ये, इसका। अब मैं तुम्हारे से ये पूछना चाह रहा हूं एक्स फाइनल कितनी है, कोमल बताएगी, बता। हम्म, इसमें एक्स फाइनल कितना भरेगी, डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स। क्या मैंने लिखा था, सारे के सारे डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, क्या नेचुरल लेंथ इज दिस वन। तो यहां से एक्स आई कितना है, तो एक्स आई की वैल्यू तो एक्स वन हो गई, एक्स एफ की वैल्यू एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू। तो यहाँ पे एक्स एफ कितना भरना है, एक्स वन प्लस एक्स टू, ये चीज समझाई है मैंने। माइनस हाफ के ब्रैकेट ये चल रहा है, यू कैन सॉल्व इट, समझ गए एक चीज। नेक्स्ट, उसके बाद स्टेटमेंट लिखना, क्या ये ऑलरेडी स्ट्रेच था, ये ऑलरेडी स्ट्रेच था इनिशियली, ये यहाँ है ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ये नेचुरल पोजीशन से मैं इसको उठा के यहाँ ले जा रहा हूं, तो मेरी फाइनल पोजीशन ये हो गई, कहां से हुई, यहां से हुई, एक्स वन प्लस, और इनिशियल कितनी हुई, कितना स्ट्रेस्ड था ये, एक्स वन, सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो एग्जांपल देंगे अभी हम, देखो अभी यहाँ पे वर्क डन आपको ऐसा लग रहा है माइनस आ रहा है, यहाँ पे वर्क डन ऐसा लग रहा है जैसे माइनस में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड या ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो कुछ और हो सकता है, कैसे लिखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स, सही है। लिखिए इसके नीचे लाइन जो बोल रहा हूं, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करके या एलोंगेटेड करके, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखो, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड करके छोड़ दें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। मैंने बोला है अगर तेरे सेल सदा ढीले रहे, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड करके छोड़ दें तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। अब देखिए, ऑलवेज सेम होगी, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाए तो आंसर कभी वर्क डन नेगेटिव आएगा। दिमाग पे जोर डाल के मेरी बात को प्रोसेस करके बताइए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में हो जाए एंगल, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं किसी को ऑलरेडी कंप्रेस करके ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दूं, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट अब की बार किधर होगी, फोर्स भी इधर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगी, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब मैंने ऐसे खींच के अब छोड़ दिया, क्या फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, यस। तो एलोंगेटेड करके कंप्रेस्ड करके छोड़ दो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कंप्रेस्ड है, इसको लिखना कंप्रेस्ड, और एलोंगेटेड का एक डायग्राम बना लो। हमने यहां से इसको छोड़ा, ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, अब की बार फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो एंगल कितना बन गया, थीटा यहाँ पे जीरो, यहाँ भी थीटा जीरो, वर्कडन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, क्या वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, नहीं, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है, यस। कब, जो लाइन लिखवाई, कंप्रेस करके छोड़ दें या, यस।
कुछ ऐसा लिख रहा हूं y dx, तो ये किसका ग्राफ है? y वर्सेस x का। उसके नीचे का आएंगे 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 y dx। अभी नॉर्मल एक एंड समझ में आ गया? अभी मैंने एक एंड फिक्स कर रखा है। अभी ऐसे ऐसे सवाल भी आएंगे जब दोनों एंड पे स्प्रिंग पे डिब्बा लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे छोड़ देंगे, है ना? फिर या दबाएंगे और छोड़ देंगे, देखेंगे वो कितनी दूर जाके गिरेंगे, हर चीज आएगी, है ना? होगा ना? अगर स्प्रिंग से ऐसे दबा के छोड़ दें तो स्प्रिंग उनको उधर नहीं फेंकेगा। बट अभी के लिए एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ में आया, नेचुरल लेंथ क्या होती है। सारे के सारे डिस्टेंसेस नेचुरल लेंथ से मेजर किए जाते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? फोर्स स्प्रिंग वाली कितनी होती है? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। हुक्स लॉ, ये समझ में आया। अब यहां आओ, ये y dx का मतलब क्या समझते हो तुम? क्या ये y x ग्राफ के y x ग्राफ का एरिया है? यस, अंडर द कर्व। जैसे अगर मैं y x बनाऊं, y वर्सेस x, और मैंने कोई भी ग्राफ बनाया तो इसके जो नीचे का एरिया आएगा वो ये आएगा, ये। समझ गए? अब अगर मैं ऐसा ऐसा मान लीजिए ये P था, तो इसका ये जो एरिया क्या देगा तुम्हारे को? P। तुम इसका एरिया निकाल दो, कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? P आ जाएगी। अब बताओ W क्या होता है? यहां पे टॉपिक का नाम क्या है? ग्राफ। कैसे? सबसे पहले हमने पढ़ा W इक्वल्स टू एफ डी एस, यस और नो? क्या मैं इसको एफ डी एक्स लिख लूं? डिस्प्लेसमेंट x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है। बताओ ये किसके बीच का ग्राफ है? इसको देख के बताओ। y dx y x का ग्राफ है, तो f dx f x का ग्राफ है, तो f वर्सेस x का ग्राफ बनाना है मेरे को। अब f वर्सेस x का ग्राफ बनाने के लिए क्या f वर्सेस x की इक्वेशन चाहिए? बोलो, f वर्सेस x की ग्राफ की इक्वेशन बनाई मैंने इधर? अरे f और x में इक्वेशन बनाई? नहीं बनाई? क्या थी? f इक्वल्स टू माइनस के एक्स नहीं थी? ये रही इक्वेशन। अब मुझे इसके हिसाब से ग्राफ बनाना है। याद करो जिसने काइनेमेटिक्स पढ़ी है मेरे से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या ये c है? अब क्या ये y का काम कर रहा है? क्या ये x है? ये कौन है? m। इंटरसेप्ट नहीं है। स्लोप कैसी है? नेगेटिव। तो ग्राफ नीचे आएगा ना, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। ये लो, f वर्सेस x। क्या ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये ऐसे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? और हम इसको ऐसे भी कर देंगे। समझ गए? सो ये लाइन बन गई एफ एक्स ग्राफ। अब मुझे इसके नीचे का एरिया देखना है, ये ऑन द एक्स एक्सिस। ये मेरे को क्या देगा? वर्क डन। तो याद रख लो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में नीचे का एरिया हमेशा क्या देता है? वर्क डन देता है। तो अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कर्व कौन से ग्राफ में? ऑफ एफ एक्स ग्राफ gives us work done, gives us work done। सिंपल। दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि लगाना है, आवाज नहीं। F और X, F न्यूटन में दिए, ये X मीटर में दिए, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। कहता है ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये जो लेवल है ये 4 है और ये 6 तक जा रहा है, इसे 6। डन। ये वाला जो पॉइंट है ये 5 है और ये 10 है, 10। A force X on the particle as shown. Find work done by the force when particle goes from X to X5 to 10. Find work done when particle goes from X0 to X5, X10, sorry 5 to 10.
इसका मतलब क्या, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, इसके नीचे का एरिया क्या बन रहा है, ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो, वर्क डन आ जाएगा। निकालो जल्दी फटाफट, क्या आएगा? 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। फोर्स न्यूटन में है, एक्स मीटर में, एक्स मीटर में। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ और नीचे गया और -3 तक गया। ये -3 है, ये 1 है। यहां एंगल 45 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है। सक्षम सीधा बैठ जा यार। ये क्या है? 4। उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, और कब तक कांस्टेंट रहा? 6। मतलब तब तक फोर्स कांस्टेंट लगती रही। कितनी? 3। तो ऊपर वाले का आंसर आ गया? नहीं आया? क्यों? ट्रेपेजियम का एरिया नहीं पता? सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दिया है? 5 से 10 निकालना है। ये लेवल 5 है। अब ठीक है, 27.5 आ गया, 27.5। इसमें बताना है x 0 से लेके 6 तक। वर्कडन बताइए, वर्कडन फ्रॉम x 0 टू x इक्वल्स टू 6। जल्दी करो। -10 आ रहा है इसका, 27.5। 1 है यार, 1 दिया है इसके अंदर। 1 ये कितना आ गया? 3। ये कितना है? 3। ये कितना है? 2। बेस इंटू हाइट 6, तो इसका आ गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये था लेंथ इंटू ब्रेड। 1/2 इंटू बेस कितना है? 3। ये 1/2 इंटू बेस कितना है? 1 इंटू, आ जाएगा। कितना आ गया ये? 1/2। इसका 1/2 आया ना, इसका कितना आएगा? 1/2। तो ये कितना आ रहा है? किसका 9/2 आ रहा है? अच्छा, ये वाला 9/2 आ रहा है, सॉरी, ये वाला 9/2 आ रहा है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 3, और इसमें बेस इंटू हाइट सेम है, 1 आ रहा है इधर, तो आंसर आ जाएगा 10। क्लियर है? नेक्स्ट कितना आया? 9/2 प्लस 1/2 कर लोगे ना? हाँ, तो ये कितना आ रहा है इसका? ये तो 9/2 आ गया। ये कितना आया? 1/2 आया, तो 1/2 माइनस 9/2 -6। क्लियर? कितना आएगा सोल्व करके? मेरे को गड़बड़ लग रही है। 1/2 माइनस 9/2 -6, यही है ना? तो कितना बन गया ये? 4। ठीक है, माइनस का 10 जूल आ रहा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी। कौन बताएगा मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv, और कुछ इसके बारे में आप लोग? ड्यू टू मोशन होती है जो। ठीक है, देखो कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 शुरू हो रहा है। क्या मैंने वर्क डन सिखा दिया निकालना? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला निकलवाया स्प्रिंग के लिए, क्या वो ये आया? -12 k x एफ स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। कुछ लोग इसको पॉजिटिव में याद रखने के लिए उसको पलट देते हैं, एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ लिखिए काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना?
काइनेटिक एनर्जी इज defined as the energy which is due to motion of the body. Okay, क्या is it given by half mv square? हाफ mv स्क्वायर, सही है। सुनना बेटा, ये जो v स्क्वायर है ना, इसकी असलियत ये भी होती है हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। वी वेक्टर डॉट, क्या आप लोगों को याद है मैंने सेल्फ डॉट कराया था? सेल्फ डॉट, क्या सेल्फ डॉट में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा था मैंने? और मैंने क्या कहा था, ये क्या ए स्क्वायर होता है? यस, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा? ए स्क्वायर। ऐसे ही वी डॉट वी क्या आएगा? वी स्क्वायर। समटाइम्स वेलोसिटी इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म। इन दैट सिचुएशन वेदर यू फाइंड द मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर कर दो या उनका दोनों का डॉट कर दो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे हाफ एम वी ये आ गया। अब मैं आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ रहा हूं। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे थी, कोई बॉडी, मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूं। क्या एनर्जी इज ऑलवेज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे थी, डन, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। मैंने उसकी वेलोसिटी धक्के मार मार के कितनी कर दी? v। तो उसकी वेलोसिटी इतनी होने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो जो धक्का मारा हमने, वो फोर्स लगाई ना हमने। तो जब एक फोर्स किसी बॉडी को जो कि रेस्ट पे है उसको उठा के किसी v वेलोसिटी से चला देती है, तब जितना काम होता है वही कौन होता है? सही बात है ना। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स फॉर, मतलब फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? डिफाइंड एज वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन ऑन द बॉडी टू which is at rest initially and gain v velocity। और अच्छे से लिखते हैं यार, अच्छे नहीं लगे। जो किसी बॉडी को v0 से v तक ले जाने में करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे थी, उसको v से v0 से v ले जाना है मेरे को। तो ऐसा ऐसा करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही कौन है? काइनेटिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। नेक्स्ट, मतलब सिंपल भाषा में और अच्छे से लिखना चाहो तो ए फोर्स हैज टू परफॉर्म दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से यहां लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को जितना काम करना पड़ेगा विच इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या मैंने लाइन लिखवाई थी? मैंने कहा था पेज के ऊपर लिख लो, वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है। नेक्स्ट लिखो, नोट बनाइए। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, है ऐसा? बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है? मास पॉजिटिव ही होता है और स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मीनिंग व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आराम से बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मींस इधर चलाओ, इधर चलाओ, ऊपर चलाओ, टेढ़ा चलाओ, कैसे मर्जी चलाओ, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी?
हाफ एम वी स्क्वायर। थर्ड पॉइंट लिखिए, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। बाय kinetic energy is a frame dependent quantity because velocity is a frame dependent quantity। पता है आपको इस बात का? क्या वेलोसिटी फ्रेम में चेंज हो जाती है ना? इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी कुछ है, नॉन इनर्शियल में कुछ है। इसका मतलब अगर ये v चेंज हो जाए फ्रेम के चेंज होने से, तो ये भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑन दिस बिहाफ की उसकी एनर्जी कैसे कैसे चेंज हो रही है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मैंने करवा दी, उनको एक बार ध्यान से देखो, उनके क्वेश्चन असाइनमेंट से लगा के देखो क्या आ रहा है। लिखिए क्वेश्चन, एक लड़के को बाहर खड़ा कर दो। ए, ये कोई ए ऑब्जर्वर है। एक कार्ट ले लो इधर, कोई भी। इसमें एक लड़का खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए यहां बिठा देते हैं इसको, या कुछ भी करो। ये बी है। यहाँ पे एक डिब्बा रखा है अंदर 2 kg का, 2 kg का। इस पे 2 न्यूटन की फोर्स लगाई। ये सिचुएशन कब है? इनिशियली t इक्वल्स टू 0। इनिशियल सिचुएशन है, स्टार्टिंग में इसकी u 0 है। इसने बोला है 3 सेकंड पे ए के लिए और बी के लिए काइनेटिक एनर्जी बताओ। फाइन फाइन, काइनेटिक एनर्जी 4a 4a, काइनेटिक एनर्जी 4b एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। कैन यू ट्राई? बस ये दिया है। ये जो कार्ट है ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आप ले लो 2 मीटर पर सेकंड ले लो। इसको 2 मीटर पर सेकंड से चला दो। ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इनिशियली रेस्ट पे थी ये, मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगा दी। जल्दी करो, दुनिया की कोई भी फोर्स ma के बराबर, वहां से a निकालो पहले। 2 kg का ब्लॉक है ये। a कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी करो। क्या जैसे ए आता है वैसे वैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगाना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v आ जाएगा। v आ जाए, कितनी आ गई? 3। v कितनी आ गई? 3। ये सारी कहानी कौन देख रहा है? a, बाहर से, है ना? तो a के लिए, और a आपने क्या देखा? a निकाला f बाय m करके। f लगाया 2, ये 2, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी देख ली? तुमने देखा 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 3 सेकंड में। ये एट 3 सेकंड पूछ रहा है, मतलब वो यही पूछ रहा है 3 सेकंड में। तो ये 3 सेकंड में टी भरो, क्योंकि मुझे पता है ये वाली इक्वेशन तभी लगाई जाती है जब 3 सेकंड में हो। तीसरी सेकंड पर नहीं है ये थर्ड सेकंड नहीं है। तो यहाँ पे v कितना आया? u तो 0 था ना, a कितना आया? 1, t कितना है? 3। तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या मैं a के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं अब? हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो a का काम हो गया। b के लिए करके दिखाना, b के लिए दिखाना। क्या b के लिए बॉडी रेस्ट पे नजर आएगी? कैसे? भाई रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन करके दिखाओ। उल्टा लिखा क्या मैंने? ये मैंने किसको माना है? इसको माना है। ये a के लिए कैसे होगा? ये b के लिए होगा। हाँ, b वाले के लिए होगा ना। इसको ये दिखेगा सिर्फ। देखो ये खुद को ये मानेगा मैं रेस्ट पे हूं। इसके लिए इस स्पीड का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसके लिए तो है ना। इसके लिए तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी आई? 3। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इंक्लूसिव मोशन है कि एक्सक्लूसिव मोशन है? इंक्लूसिव। क्या दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड है? ये 3 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, तो इस आदमी को ये 5 से चलता दिखेगा। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मोशन। तो अब मेरी बी के लिए, सॉरी उल्टा लिख रहे, ए के लिए वेलोसिटी कितनी होगी? 3 + 2। कौन सी है?
रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। बाहर वाले आदमी को रिलेटिव मोशन नजर आएगा क्योंकि वो बाहर है इनर्शियल फ्रेम में। अगर ये यहां बैठा है, ये इस कार्ट में है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, इसको ऐसा लगेगा मैं खुद रेस्ट पे हूं, तो इसके लिए ये 0 हो जाएगी। इसको सिर्फ कौन दिखेगी? 3। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। क्या ये मूविंग फ्रेम में था? ये वाला मूविंग फ्रेम में बैठा है, क्या ये अर्थ पे है? यस। तो दोनों के फ्रेम अलग। इसके लिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बी के लिए कितनी आई? इतनी। कितनी आई थी? इंटू 3 का स्क्वायर। कितना आ गया? 9 जूल। ये बी के लिए आई है जो अंदर बैठा है, और बाहर वाले के लिए भी कितना भरना पड़ेगा? 5 भरना पड़ेगा। तो कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम टू 25 आ जाएगा ना, तो ये 25 जूल आ गया। कोई प्रॉब्लम? क्या वो स्टेटमेंट समझ में आई जो मैंने अभी लिखवाई थी कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है? ये देखो, क्या ये फ्रेम अलग है और ये फ्रेम अलग है? यस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लास्ट डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या क्या वर्ड आए थे? शेप, साइज, पोजीशन। बात समझ में आ गई? शेप की वजह से, साइज की वजह से, पोजीशन की वजह से। मीनिंग, अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगी, इसको चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगी, तो भी चेंज हो जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां लिखना ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, और डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये होता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल आती है। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, देखो ध्यान से। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाई थी। WC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? आएगी, मतलब डिफाइंड होगी। अगर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव, उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं WC इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। क्या तुम डेल्टा का मीनिंग जानते हो? फाइनल माइनस। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी फाइनल और इनिशियल की बात की, क्या बेटा फाइनल और इनिशियल जो है वर्ड, क्या तभी बताओगे जब कोई रेफरेंस लेवल होगा? कहां से? जैसे मैंने वहां बताया, सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती है? नेचुरल लेंथ। क्या नेचुरल लेंथ इज ए रेफरेंस? यस। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक बात तो ये, सबसे पहले तो यही देख लो जिस फोर्स की तुम क्या लिख रहे हो वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर है तो ही लिखो उसकी, अदरवाइज उसकी कोई एनर्जी पोटेंशियल वाली नहीं है। अब यहां माइनस डेल्टा यू, क्या डेल्टा का मतलब तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है? चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और ये फाइनल इनिशियल जो दोनों वर्ड हैं, ये मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं कि पक्का वहां कोई ना कोई रेफरेंस होगा ही होगा, है ना? तो वहां कोई रेफरेंस होगा। रेफरेंस, इस पे सर्कल करना। तो मैंने किस किस पे एम्फेसाइज किया? कंजर्वेटिव पे और रेफरेंस पे। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड इट नीड्स रेफरेंस पॉइंट टू कैलकुलेट और कंप्यूट द एनर्जी। सो रेफरेंस, यहां कोई रेफरेंस लेवल होगा। बस, काफी आज के लिए। इसको यहां तक करके आना।